इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रह जाते, वो एक प्रतीक बन जाते हैं। डर का, ताकत का, एक ऐसे तूफान का जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी जी। आज हम एक ऐसे ही नाम की गहराई में उतरने वाले हैं, चंगेज खान। और हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार है द सॉवरेन ऑफ द स्टेप्स, द राइज ऑफ चंगेज खान से लिए गए कुछ अंश। ये स्रोत हमें उस शख्सियत के करीब ले जाने की कोशिश करता है जिसे कुछ लोग एक महान शासक मानते हैं और कुछ इतिहास का सबसे बड़ा जल्लाद। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि चंगेज खान की असलियत क्या थी। क्या वो सिर्फ एक वहशी लुटेरा था, या उसकी क्रूरता के पीछे कोई गहरा मकसद भी छिपा था। चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई, मंगोलिया के वो ठंडे वीरान मैदान। उसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। चारों तरफ बस अंतहीन घास के मैदान, जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं, तेज बर्फीली हवाएं और एक ऐसा माहौल जहां जिंदगी की कीमत आप कह सकते हैं बहुत कम थी। हर दिन हर पल जिंदा रहने की एक जंग थी। और इसी माहौल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था तेमोजन। और सोर्स साफ कहता है कि ये किसी महल में पैदा हुए राजकुमार की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके पिता एक छोटे कबीले के सरदार थे, तो फिर उसका बचपन इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि उसके किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मनों ने एक दावत के बहाने बुलाकर जहर दे दिया। ये मंगोल कबीलों की उस पुरानी दुश्मनी का नतीजा था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। पिता की मौत, ये तो एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा तकलीफ दे था। बिल्कुल। उसके अपने ही कबीले ने, उसके पिता के वफादारों ने तेमुजिन, उसकी माँ और उसके 6 भाई बहनों को अकेला छोड़ दिया। उन्हें लगा कि एक औरत और कुछ छोटे बच्चे उन पर बस एक बोझ हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक मिनट, उसके अपने ही लोगों ने? मैं समझ सकता हूं कि दुश्मन हमला करते हैं, लेकिन अपनों का इस तरह छोड़ देना, ये उस समाज के बारे में क्या बताता है? ये उस समाज की सबसे कठोर सच्चाई बताता है कि मंगोलिया के उन मैदानों में ताकत ही सब कुछ थी। जो कमजोर था उसकी कोई जगह नहीं थी। एक सरदार के बिना उसका परिवार बेकार था, एक बोझ। कबीले को एक मजबूत नेता चाहिए था, और एक 9 साल का बच्चा वो नेता नहीं हो सकता था, है ना? तो उसे रास्ते से हटा देना ही सबके लिए आसान था। तो हालात कितने बुरे थे उनके लिए? इतने बुरे कि हमें यकीन ही नहीं होगा। स्रोत में जिक्र है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए जंगली फल और जड़ें खोदकर खानी पड़ती थीं। यहाँ तक कि उन्होंने चूहे और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर भी गुजारा किया। ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये अपमान था, एक बेबसी थी। तेमुजिन ने अपनी आंखों से देखा कि कमजोर होने का मतलब क्या होता है। और शायद इसी अपमान ने उसके अंदर एक आग जला दी। सोर्स में एक घटना का जिक्र है जहां उसने अपने ही सौतेले भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो खाना नहीं बांट रहा था। क्या ये उस बदलाव की शुरुआत थी? हाँ, एक तरह से वो पल शायद उसके बचपन का अंत था और एक योद्धा का जन्म। उसने ये समझ लिया था कि इस दुनिया में अगर कुछ पाना है तो उसे छीनना पड़ेगा। कोई तुम्हें थाली में रखकर कुछ देगा नहीं। बस इसी एक सोच ने तेमुजिन को चंगेज खान बनने के रास्ते पर डाल दिया। ठीक है, तो एक बेसहारा लड़का जिसे उसके ही लोगों ने छोड़ दिया था, वो अब बड़ा हो रहा था। लेकिन सिर्फ शारीरिक ताकत से तो वो इतने सारे बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक नहीं कर सकता था। उसके पास ऐसा क्या था जो बाकी सरदारों के पास नहीं था? उसके पास एक ऐसी चीज थी जो तलवार से ज्यादा धारदार थी, इंसानों की समझ। स्रोत इसे बहुत अच्छी तरह बताता है कि उसने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा, उसने इंसानों को पढ़ना सीख लिया था। बचपन के धोखों ने उसे सिखा दिया था कि किसकी आंखों में वफादारी है और किसकी जुबान पर झूठ। वो लोगों के डर और उनकी महत्वाकांक्षाओं को भांप लेता था। तो उसने समझ का इस्तेमाल कैसे किया? उसने धीरे धीरे अपने जैसे वफादार लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसका नियम बहुत बहुत सरल था। जो मेरी तरफ है मैं उसके लिए जान दे दूंगा, जो मेरे खिलाफ है मैं उसकी नस्ल मिटा दूंगा। बीच का कोई रास्ता नहीं था। उसने दोस्त बनाए, दुश्मन खत्म किए और धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी। लेकिन ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। मंगोल कबीले तो सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बिल्कुल नहीं, ये दशकों का संघर्ष था। उसने गठबंधन बनाए, धोखे सहे, कई बार वो हारा और मौत के मुंह से बचकर निकला, लेकिन वो हर बार और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आया। और आखिरकार एक एक करके उसने सभी ताकतवर कबीलों को या तो अपने साथ मिला लिया
या उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर वो दिन आया, साल 1206, जब सारे मंगोल कबीले एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने तिमुजिन को अपना सबसे बड़ा सरदार मान लिया। हाँ, और उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, चंगेज खान। इस नाम का शाब्दिक अर्थ है समंदर जैसा विशाल शासक या दुनिया का शासक। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये घोषणा थी, एक ऐलान कि अब मंगोलों का वक्त शुरू हो चुका है और अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। ठीक है, तो 1206 में वो सभी कबीलों का खान बन गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके पास एक उपाधि थी, पर चीन, ईरान और मध्य एशिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सामने मुट्ठी भर मंगोलों की ताकत क्या थी? वो इस सपने को हकीकत में कैसे बदलने वाला था? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। मुट्ठी भर मंगोल। उसकी सेना संख्या में हमेशा कम होती थी, लेकिन उसकी ताकत उसकी संख्या में नहीं, उसकी रफ्तार में थी। मंगोल सैनिक के बारे में तो कहा जाता था कि वो घोड़े की पीठ पर ही पैदा होता है। वो घोड़े पर बैठकर खा सकता था, सो सकता था और सबसे खतरनाक, पूरी रफ्तार में घूमकर पीछे की तरफ तीर चला सकता था। मैंने उनकी युद्ध की तरकीबों के बारे में सुना है, खासकर वो पीछे हटने का नाटक करने वाली तरकीब। वो क्या थी? बीच में मंगोल सेना अचानक भागने का नाटक करती। दुश्मन को लगता कि वो जीत गए हैं और जोश में वो उनका पीछा करने के लिए अपनी मजबूत व्यूह रचना तोड़कर बिखर जाते थे। और जैसे ही वो मंगोलों के बिछाए जाल में फंसते, मंगोल सेना पलटकर उन पर, आप कह सकती हैं, भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती थी। उन्हें चारों तरफ से घेरकर खत्म कर देती थी। ये तो सैन्य रणनीति से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल लगता है। बिल्कुल। चंगेज खान शायद उस दौर का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक योद्धा था। उसकी सेना के पहुंचने से पहले उसकी क्रूरता की कहानियां पहुंच जाती थीं। वो जानबूझकर ऐसी कहानियां फैलाता था कि जिसने भी उसका सामना करने की हिम्मत की, उसे ऐसी मौत दी गई कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। और इसका असर क्या होता था? असर ये होता था कि कई बड़े बड़े और मजबूत किले बिना लड़े ही दरवाजे खोल देते थे। उन्हें पता था कि लड़ने का मतलब है पूरी आबादी का कत्लेआम, और अगर कोई शहर ज्यादा प्रतिरोध करता तो चंगेज खान उसे एक मिसाल बना देता था। स्रोत में एक लाइन है जो उसका खौफ बयां करती है, अगर चंगेज खान नाराज हुआ तो पत्थर भी जिंदा नहीं बचते। और यहीं आके बात उलझ जाती है। एक तरफ ये भयानक क्रूरता, लाखों लोगों का नरसंहार, हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान बना देना, और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि वो एक बहुत दूरदर्शी शासक भी था। ये दोनों बातें एक ही इंसान में कैसे हो सकती हैं? और यही चंगेज खान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी विजय यात्रा मानव इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में से एक है। समरकंद, बुखारा, निशापुर जैसे उस दौर के सबसे उन्नत शहर पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। तो दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है एक ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य में ऐसे सुधार किए जो उस वक्त के लिए लगभग अकल्पनीय थे। मिसाल के तौर पे धार्मिक आजादी। उस जमाने में जब यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे थे, चंगेज खान के साम्राज्य में बौद्ध, मुसलमान, ईसाई सभी अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह आजाद और सुरक्षित थे। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और मैंने योग्यता को बढ़ावा देने वाली उसकी नीति के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, और ये शायद उसका सबसे क्रांतिकारी कदम था। मंगोल समाज कबीलों और खानदानों में बटा हुआ था। वफादारी हमेशा अपने कबीले के सरदार से होती थी। चंगेज खान ने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया। उसने कहा कि पदवी जन्म से नहीं, काबिलियत से मिलेगी। तो योग्यता को महत्व देना सिर्फ एक अच्छी नीति नहीं थी, ये एक राजनीतिक हथियार भी था। बिल्कुल, ये चंगेज खान का सबसे बड़ा दाव था। कबीलों की वफादारी खानदान और खून पर आधारित थी। योग्यता को सबसे ऊपर रखकर उसने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया। अब सेनापति अपने कबीले के नहीं, सीधे चंगेज खान के वफादार होते थे। एक गुलाम भी अपनी हिम्मत और हुनर के दम पर उसकी सेना का जनरल बन सकता था। इसी से उसने एक बिखरी हुई ताकत को अपनी मुट्ठी में किया। लेकिन क्या इससे पुराने सरदारों में नाराजगी नहीं पैदा हुई होगी? अपनी ताकत खोने का डर, उसने उस विरोध को कैसे संभाला? विरोध हुआ, लेकिन चंगेज खान के सामने किसी के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने यासा नाम का एक बहुत सख्त कानून लागू किया। इसके तहत धोखा, चोरी और झूठ बोलने पर सीधी सजाए मौत थी। और यासा के सामने सब बराबर थे, चाहे वो उसका अपना बेटा हो या एक आम सैनिक। इस कानून ने पूरे साम्राज्य को एक अनुशासन में बांध दिया। ये अविश्वसनीय है। एक तरफ वो शहरों में नरसंहार कर रहा है और दूसरी तरफ एक कुशल डाक व्यवस्था बना रहा है,
ताकि संदेश तेजी से पहुंचे। ये विरोधाभास समझ से परे है। इसका मकसद क्या था? मकसद था नियंत्रण। उसने जो विशाल साम्राज्य बनाया था उसे एक साथ जोड़े रखने के लिए दो चीजें जरूरी थीं, तेज संचार और सुरक्षित व्यापार। उसने याम नाम की एक बेहतरीन डाक व्यवस्था बनाई जिसमें हर कुछ मील पर चौकियां थीं, जहां ताजे घोड़े और संदेशवाहक तैयार रहते थे। इससे साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक हफ्तों में खबर पहुंच जाती थी। उसने सिल्क रूट जैसे व्यापारिक रास्तों को डाकुओं से सुरक्षित किया, जिससे व्यापार में जबरदस्त उछाल आया। वो जानता था कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि व्यवस्था और पैसे से चलता है। तो वो एक ही समय में विनाशक भी था और निर्माता भी। सही कहा। उसने पुराने सिल्क रूट को फिर से जिंदा कर दिया। उसके साम्राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि चीन से लेकर यूरोप तक कोई भी व्यापारी बिना किसी डर के सफर कर सकता था। विचारों, चीजों और टेक्नोलॉजी का ऐसा आदान प्रदान हुआ जो पहले कभी संभव नहीं था। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसे हम आज ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसकी अनजाने में ही सही शुरुआत चंगेज खान ने की थी। और ये साम्राज्य कितना बड़ा था? कल्पना से भी परे। प्रशांत महासागर से लेकर यूरोप की दहलीज तक, चीन, रूस, ईरान, मध्य एशिया, आज के नक्शे पर देखें तो लगभग 30 देश उसके साम्राज्य का हिस्सा थे। इतिहास में आज तक किसी एक इंसान ने जमीन के इतने बड़े टुकड़े पर एक छत्र राज नहीं किया। लेकिन हर उरूज का एक जवाल होता है। 1227 में अपने साम्राज्य के शिखर पर चंगेज खान की मौत हो गई। और यहीं से इतिहास का एक और बड़ा रहस्य शुरू होता है। उसकी मौत कैसे हुई, इस पर भी कोई एक राय नहीं है। बिल्कुल, कोई कहता है कि वो एक लड़ाई में घायल होने के बाद मरा, कोई कहता है कि वो घोड़े से गिर गया था, कुछ स्रोत किसी अनजान बीमारी का जिक्र करते हैं। सच क्या है शायद अब कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी मौत से भी बड़ा रहस्य है उसकी कब्र का। हाँ, उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी उसकी शख्सियत जितनी ही रहस्यमयी और डरावनी है। कहा जाता है कि चंगेज खान ने वसीयत की थी कि उसकी कब्र को हमेशा के लिए एक राज रखा जाए। उसे दफनाने वाले दस्ते ने एक अनजान जगह पर उसे दफनाया और फिर क्या हुआ? किंवदंती के अनुसार उस अंतिम संस्कार में शामिल सभी गुलामों और सैनिकों को मार दिया गया ताकि वो किसी को जगह ना बता सकें। फिर उन सैनिकों को मारने वाले सैनिकों की एक और टुकड़ी थी जिसे भी मार दिया गया। यह सिलसिला तब तक चला जब तक सिर्फ एक सबसे वफादार दस्ता नहीं बचा, जिन्होंने आखिर में या तो आत्महत्या कर ली या उन्हें भी मार दिया गया। ये तो बहुत बहुत खौफनाक है। और भी है। कहते हैं कि उस जगह पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन पूरी तरह समतल हो जाए और कोई निशान तक ना बचे। फिर उस इलाके को सालों तक सील कर दिया गया और वहां से गुजरने वाले हर इंसान और जानवर को मार दिया जाता था ताकि वो राज हमेशा के लिए दफन रहे। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो चंगेज खान असल में था कौन? एक नरसंहारक या एक राष्ट्र निर्माता? स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो न उसे नायक कहता है न खलनायक। वो कहता है वो एक इंसान था जिसे हालात ने राक्षस बनाया और उस राक्षस ने इतिहास रच दिया। उसके बचपन के संघर्ष ने उसे वो बनाया जो वो था। उस अपमान और भूख ने उसे इतनी ताकत दी कि उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक लिया जा सकता है? मुझे लगता है दो बड़ी बातें हैं। पहली कि बिना नैतिकता के ताकत सिर्फ विनाश लाती है। उसकी सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक समझ बेजोड़ थी, लेकिन जिस पैमाने पर उसने इंसानी जानों का नुकसान किया वो हमें याद दिलाता है कि ताकत का एक अंधेरा पक्ष भी होता है। और दूसरी बात मानवीय इच्छा शक्ति की ताकत है। एक लड़का जिसे समाज ने ठुकरा दिया, जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, वो अपनी जिद और लगन से दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। ये दिखाता है कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो हालात को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। चंगेज खान की सबसे बड़ी विरासत शायद उसका साम्राज्य नहीं, बल्कि उसकी कब्र का वो अनसुलझा रहस्य है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या किसी खोज से उसकी कब्र मिल जाए तो दुनिया उसे कैसे देखेगी? क्या वो एक नायक की कब्र मानी जाएगी जिसे मंगोलिया आज भी अपने राष्ट्रपिता की तरह पूछता है, या फिर वो एक खलनायक की कब्र होगी जैसा कि ईरान या रूस के लोग उसे देखते हैं? या शायद ये अनसुलझा रहस्य ही उसकी असली ताकत का प्रतीक है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी शक्ति जिसे आप न तो पूरी तरह अपना सकते हैं, न ही पूरी तरह नकार सकते हैं। एक ऐसा शासक जिससे शायद